दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग तुर्की और सीरिया के मौजूदा हालात का जायजा ले लेते हैं कि आखिर तुर्की और सीरिया के इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यकीनी तौर पर इन दोनों देशों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 10 फरवरी सन 2023 की सुबह, यानी जिस वक्त मैं अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक लगभग सभी बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों में इस जल्जले की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुँच चुका है। हाँ दोस्तों, 21,000 लोग हमारी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा जख्मी लोगों का ये नंबर भी 90,000 का एक बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। अफसोस की बात यह है कि ये नंबर यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं और अभी भी लगातार प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये आंकड़ा और ज़्यादा आगे जाकर रुकेगा। तुर्की देश में अगले 3 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, मगर वहां के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान ने उन इलाकों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है कि जिन इलाकों में खासतौर से ये भूकंप आया था। रजब तैयब अर्दोगान के ऐसे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो उन सभी आम और ख़ास लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि जो लोग इस भूकंप का शिकार हुए हैं। रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि जिन लोगों ने भी इस भूकंप की वजह से अपने घरों को खोया है, वो लोग ज़रा बराबर भी चिंता ना करें, क्योंकि उन लोगों का एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा और तुर्की की गवर्नमेंट खुद उनका मकान तैयार करवा कर देगी। इवन अगर किसी के घर पर एक पेड़ भी गिरा है तो उस पेड़ को भी हमारी गवर्नमेंट लगा कर देगी। वैसे तो दोस्तों, जाहिर है जिन लोगों ने भी इस भूकंप यानी ज़लज़ले की वजह से अपने मकानों और घरों को खोया है, उनके लिए ये खुशी की खबर है। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस खबर और इस ऐलान को सुनने के बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते हैं कि जिन लोगों ने इस ज़लज़ले और भूकंप की वजह से हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछले 3-4 दिन से लगातार यानी जब से ये भूकंप आया है तब से ही लगातार इस भूकंप पर नजर रखे हुए हैं, इसकी खबरों को लगातार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं और हर तरह से इसकी अपडेट लेने की कोशिशें कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ भी ज़रूर नोटिस की होगी कि तुर्की और सीरिया के इस मामले में हमेशा सीरिया को इग्नोर किया जा रहा है। यानी जिस तरह की वैल्यू, जिस तरह की अहमियत और जिस तरह के चर्चे तुर्की के हो रहे हैं, इस तरह के चर्चे सीरिया के दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे तो अच्छी बात यह है कि जैसे ही इस खतरनाक भूकंप की खबरें दुनिया भर में फैली, सभी छोटे बड़े देश फौरन हरकत में आ गए और मदद के लिए आगे आए। लोगों ने अपनी दोस्ती दुश्मनी सब कुछ भुला दिया और इंसानियत के नाते फौरन मदद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने लगे। मगर परेशानी की बात यह है कि ये मदद सिर्फ और सिर्फ टर्की के लिए है। सीरिया के लिए तो कोई आगे आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि बात हो चाहे अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मनी की या इस जैसी दूसरी कुछ यूरोपियन कंट्रीज की, या फिर नेटो जैसे बड़े ग्रुप की, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े ग्रुप की, या फिर यूएन और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल जैसे देशों की और बाकी मुस्लिम देशों की, ये सारे के सारे देश ही बढ़ चढ़ कर जो मदद कर रहे हैं, ज्यादातर टर्की की ही कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि 99% मदद टर्की के ही लिए जा रही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर सीरिया की मदद की क्यों नहीं जा रही है? क्या सीरिया को दुनिया के बाकी देशों की मदद की जरूरत नहीं है? क्या सीरिया में उतना नुकसान नहीं हुआ है कि जितना नुकसान तुर्की में हुआ है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीरिया में भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं कि जैसे हालात तुर्की में बने हुए हैं। बल्कि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो तुर्की के लोगों से ज्यादा सीरिया के लोगों को बाहर के लोगों की मदद की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की तो ऑलरेडी अच्छे देशों में आता है, जहाँ के रोड्स अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, मेडिकल सिस्टम भी अच्छा है। मगर दूसरी तरफ सीरिया ऑलरेडी एक ऐसा देश है कि जो लगातार होने वाली जंगों की वजह से खंडरों में बदल चुका है। हॉस्पिटल बहुत कम है, जो है वो काफी दूर है। रोड के नाम पर सिवाय खंडर के कुछ नहीं है। एम्बुलेंस गिनी चुनी है, जिनमें से ज्यादातर खराब पड़ी रहती हैं। जो ठीक ठाक होती भी हैं, उनके लिए खंडरों पर चलना और एक लंबा सफर तय करके मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाना वैसे ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए अब मलबे में दबे हुए सीरियन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीरियन लोग ही हैं, यानी उनके अपने लोग कि जो अपने हाथों की मदद से ही मलबा हटाकर उन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई मान लिया सीरिया ऑलरेडी गरीब है, वो देश ऑलरेडी जंगों की वजह से खंडरों में बदला हुआ है, मेडिकल सिस्टम खराब है, मगर फिर भी तो दुनिया के बाकी देशों को तुर्की की तरह सीरिया भी मदद के लिए पहुँचना ही चाहिए था।
अपने ज़्यादा से ज़्यादा फौजें भेजना चाहिए थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की टीमें भेजना चाहिए थी, ताकि वहाँ पर जाकर कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दुनिया के बाकी देश वहां पर मदद भेजने से हिचकिचा रहे हैं, उसकी वजह सीरिया की गरीबी या फिर वहां की सिस्टम खराब होना नहीं है, बल्कि उसकी वजह अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि सीरिया एक ऐसा देश है कि जो पॉलिटिकली एंटी अमेरिका और एंटी यूरोप माना जाता है। दुनिया में होने वाली बहुत सारी जंगें और बहुत सारे इंसिडेंट की वजह से ऑलरेडी अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से सीरिया के ऊपर बेशुमार सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। यानी अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंध यानी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। याद रहे कि ये पाबंदियां बिल्कुल उसी तरह की हैं जिस तरह की पाबंदियां जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था तो अमेरिका और यूरोप की तरफ से रशिया के ऊपर लगाई जा रही थी। अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाए जाने वाले इन देशों की लिस्ट में रशिया के साथ साथ ईरान का नाम भी आता है। तो दोस्तों, अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से सीरिया के ऊपर लगाई गई पाबंदियों की वजह से दुनिया के दूसरे देशों का इस देश की मदद करना तो दूर, बल्कि वो इसको डोनेशन तक नहीं दे पा रहे हैं। यानी अगर वो चाहें कि वो अपने देश में ही बैठकर एक बड़ा फंड इकट्ठा करके सीरिया के आम लोगों तक पहुंचा सकें और उनकी मदद कर सकें, तो वो ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इस मैटर को लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चलाया गया था और एक मुहिम चलाई जा रही है कि जिसमें लगातार अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से ये मांग की जा रही है कि वो जल्द से जल्द सीरिया के ऊपर से इस तरह की पाबंदियां यानी इस तरह के सैंक्शंस को हटाएं, ताकि दुनिया के बाकी देश बढ़ चढ़कर सीरिया की भी मदद कर सकें। रशिया ने खासतौर से इस मुद्दे को उठाया है और उसने कहा है कि अमेरिका को कम से कम ऐसे बुरे वक्त में तो कोई स्पेशल प्रावधान लेकर आना चाहिए कि जिसके जरिए से वो इन सारे पाबंदियों को हटाए और दुनिया के दूसरे देशों को सीरिया की मदद करने दे। इसके अलावा चाइना ने भी इसके खिलाफ बोलना शुरू किया था और दुनिया के बाकी देशों में बैठे हुए भी लोग लगातार इस चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका इस मुद्दे को लेकर जरा बराबर भी टस से मस नहीं हुआ है। हम लोग इसको अमेरिका का जालिमाना रवैया ही कह सकते हैं कि वो ऐसे हालात में भी सीरिया के ऊपर से वो पाबंदियां नहीं हटा रहा है कि जिन पाबंदियों की वजह से दूसरे देश सीरिया की मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी दुनिया के कुछ देश हैं कि जो आगे बढ़ चढ़कर सीरिया की मदद कर रहे हैं और इन देशों में सबसे टॉप पर है ईरान देश। ईरान के अलावा रशिया और चाइना भी काफी हद तक सीरिया की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अब तुर्की ने भी अपने बॉर्डर से 2 रास्तों को खोल दिया है, जिन रास्तों की मदद से वो सारी टीमें के जो दुनिया के अलग अलग देशों से आई हैं वो सीरिया में जा सकती हैं और सीरिया के लोगों की भी मदद कर सकती हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।